अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक है? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 है, जो कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स पे मबनी है। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पहला सवाल है, जैसा कि ये डिस्प्ले भी मैं कर रहा हूँ, हाउ मैनी triangles are possible? How many congruent triangles are possible by each diagonal of a parallelogram? आप इस क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करना है। कहते हैं कि कितनी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, कितनी कॉन्जुरेंट ट्राइंगल पॉसिबल हैं जब किसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ किया जाए। देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। अगर आप इस तरफ से एक डायगोनल ड्रा करते हैं तो आपके पास कितनी ट्रायंगल्स बनी? दोनों। और दोनों क्या है? कॉन्जुरेंट। दोनों क्या है? कैसे पता चला कॉन्जुरेंट है? क्योंकि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ऊपर वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल। और ये जो तीसरी साइड है ये दोनों की कॉमन साइड है, एस और एस। इसका मतलब तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की, तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की क्या है? एस 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 पॉस्टुलेट्स। ट्रिपल एस पॉस्टुलेट की यहां पर वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इस लिहाज से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्जुरेंट। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर अगर यही पैरेललोग्राम का डायगोनल इस तरफ ड्रॉ करने की बजाय इस तरफ से ड्रॉ कर दिया जाए, फिर कितनी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं? फिर भी दो हैं। देखिए पॉसिबल डायगोनल्स तो दो होते हैं, या तो डायगोनल इस तरह से ड्रॉ होता है या फिर इस तरह से ड्रॉ होता है। इसीलिए कहा ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल जो है, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो इस तरफ से हो, दो पॉसिबल कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स को बनाता है। अब ये ट्रायंगल देखें, इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के बराबर, क्यों? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर, चूंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और ये तीसरी साइड जो डायगोनल वाली साइड है, ये दोनों की कॉमन साइड है। इसकी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड को इस साइड के कॉन्जुरेंट करेंगे। ये वाली साइड इस साइड की कॉन्जुरेंट है और ये डायगोनल वाली साइड दोनों की कॉन्जुरेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं? कॉन्जुरेंट। तो आंसर क्या है? अब मैं इसको उर्दू में पूछता हूं, बेटे एक पैरेललोग्राम का डायगोनल कितनी कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स बनाता है? दो। इसका यही आंसर है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। टू कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर फॉर्म, ये आप देख भी रहे हैं, टू ट्रायंगल्स आर टू। और ये बात जहन में रखिए कि ट्रायंगल्स नहीं, नॉट ओनली ट्रायंगल्स बट आल्सो कॉन्जुरेंट। वो सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, वो कॉन्जुरेंट ट्रायंगल की बात हो रही है कि वो जो ट्रायंगल्स दो बनेंगी वो सिर्फ ट्रायंगल नहीं होंगी बल्कि कॉन्जुरेंट ट्रायंगल होंगी। तो क्या आंसर है? टू कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर फॉर्म बाय ईच डायगोनल। ओके, उसके बाद आपने इसकी डायग्राम देखें, आप ऊपर भी देख रहे हैं डायग्राम, मैंने नीचे भी बनाई है, उसकी नीचे वजाहत की है, ये ऊपर आपकी डेफिनेशन आ रही है, आपने इसको याद कर लेना है। आप कोई सी एक डायग्राम बना लें, उसका नाम रख लें ABCD और उसका ये डायगोनल है, और उसके मुताबिक आप डायगोनल ड्रा करके देखें, आपके पास दो ट्राइंगल्स यहाँ बनी नज़र आ रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। डिफाइन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, आज वही हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको करते हैं रेस। जी, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या डेफिनेशन है? बेटे इसकी 3 शराइत हैं जो बहुत अहम है। पहली शर्त, अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहली शर्त के वो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ये देखें,
ये। अच्छा दूसरी, इट्स ऑपोजिट साइड्स, इट्स, पहली शर्त, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैयर, यानी ये वाली और ये वाली साइड आपस में क्या है, ऑपोजिट, इनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है इसकी, पहली शर्त है। दूसरी शर्त, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल के मीन का मतलब यह है कि अगर उनको एक्सटेंड भी करें तो वो कहीं मीट ना करें, इस तरफ से एक्सटेंड करें तो वो मीट ना करें, यानी इस तरफ से भी पैरेलल और यूं भी पैरेलल होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इज 90, कोई एंगल भी 90 का नहीं होना चाहिए, मतलब ना ये एंगल 90 का, ना ये ना ये ना ये। देखें अब ये 90 से छोटा है, एक्यूट है, ये 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है। ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज, ये कौन सा है, एक्यूट। जो 90 से नैरो हो जाए वो एक्यूट, और जो 90 से बढ़ जाए, अब ये देखिए ये 90 से बढ़ा हुआ है, ये ऑब्ट्यूज है, या ऑप्टस एंगल कह लो, क्योंकि अगर ये 90 के एंगल हो जाए तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं रहेगी। अब ये देखें, ये अब ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। अब ये पैरेललोग्राम इसलिए नहीं है कि इसके कॉर्नर पे एंगल 90 के बन रहे हैं, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट अ रेक्टेंगल। बाकी प्रॉपर्टीज सारी ये फॉलो कर रही है। देखें 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल भी है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, क्या, कि एंगल 90 के इसमें मौजूद हैं और पैरेललोग्राम में मौजूद नहीं होते, ये फर्क है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल ये दोनों हैं। क्वाड्रिलेटरल तो हर उस शक्ल को कहते हैं जिसके 4 कोने होते हैं, उसमें ट्रेपीजियम भी आ जाती है। ट्रेपीजियम क्या होती है, एक ये है शक्ल आप देख रहे हैं, ABCD, ABCD, ना ये रेक्टेंगल है ना ये पैरेललोग्राम है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं चौकोर, 4 कोनों वाली शक्ल। ये देखें, ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, चूंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। अगर मैं इन ऑपोजिट साइड्स को एक्सटेंड करता हूं तो ये देखें, ये मीट कर जाती है। दूसरी बेशक पैरेलल है लेकिन उसकी लेंथ बराबर नहीं है, इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कहलाती है। ना ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। अब हम मजीद पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को डिफाइन कर चुके हैं और ये तीनों स्टेप्स इसके याद भी करने हैं आप, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल टाइप है, यहाँ पर आपको डायग्राम दी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर ये 3 आपके सामने, इसका सोल्यूशन भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं आपको अपना सोल्यूशन भी यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा। ये देखें, एक ड्राइंग हम बना लें पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम ली है, इसकी ये 8 मेजरमेंट है, ये एंगल इसका 55 है, ये 10 मेजरमेंट है, ये 8m-4n साइड है, ये 4m+n साइड है, ये एंगल भी 55 का है। LMNP मतलब यूं आपने आना होता है, नाम इस तरतीब से रखने हैं, LMNP यूं एंटी क्लॉकवाइज। अब फाइंड क्या करना है, कहता है इस LMNP जो पैरेललोग्राम है इसमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ M एंड N। क्या फाइंड करना है, M एंड N फाइंड करना।
अब m और n वही बच्चा फाइंड आउट कर सकेगा जो किसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को जानता है। देखिए बेटे, ये 55 है, ये 55 है, ये दोनों एंगल एक्यूट है ना, 90 से छोटे हैं, और ये यकीनन ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल कौन सा होता है? हाँ, ऑप्टस को कैसे लिखते हैं? ये ऑब्ट्यूज या ऑप्टस। ऑप्टस एंगल कौन सा होता है? जो 90 से ग्रेटर होता है, और एक्यूट जो 90 से छोटा होता है, ये ज़हन में रखना। और राइट एंगल कौन सा होता है? जो 90 के इक्वल होता है। चलें सर, अब सॉल्व करते हैं जी। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तवज्जो से बेटे बात को समझना है जी। इसको देखें ज़रा। अब मुझे एक बात बताएं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्या कहती है? सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैयर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली मैंने इस 8m माइनस 4n को किसके इक्वल लिया? बेटे इसकी ऑपोजिट साइड के इक्वल, 8 के इक्वल। इज इट क्लियर? दूसरी साइड इस तरफ से 4m प्लस n को किसके इक्वल लिया? 10 के इक्वल। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई है। 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। बाकी ये 55 एंगल दिया है, 55 एंगल दिया है कि इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, होगा 55 जो भी है, इसको छोड़ते हैं। असल टारगेट की तरफ आते हैं। कितने अननोन फाइंड करने हैं? m और n कितने हैं? 2। इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए? 2। बस हमारा काम हो गया, हमने आगे चलना है। बेटे क्या करूं? यहां से इसको मैं मजीद सॉल्व करना चाह रहा हूं, हो रही है ना बेटे? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। इसको छोटा कर सकता हूं मैं, मतलब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं। 4 2s आर माइनस, जब 4 कॉमन ले लिया n बच गया, उधर क्या आता है? 8। अब ये जो 4 मैंने कॉमन लिया, इसका क्या करूं? ये इधर आगे डिवाइड कर दूंगा। 2m माइनस n इज इक्वल टू 8 ओवर, ये कट के 2m माइनस n इज इक्वल टू 2 आ गया। बेटे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसको मैं मजीद सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इसको एज इट इज़ नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है, तो क्या अगले पेज पे आ जाए जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्या है? 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। आप फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करें? प्लस कर दें। उसकी वजह n प्लस का और माइनस का कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा? 4 और 2 6m, 10 और 2 12, और m की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड कर दें 2, कट गई। m की वैल्यू आ गई, समझ आ गई बात की? अब m की वैल्यू आने के बाद, क्योंकि इनको प्लस करने से एक का कटना जरूरी है, n का कट जाना जरूरी है। अगर मैं ये 4 कॉमन ना लेता तो n जो है वो उसके साथ 4 लगा हुआ होता, और इधर n के साथ 4 नहीं है। फिर मैं क्या करता? या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता सारी को, ताकि ये 4n बने और वो 4n से कटे, तब भी तरीका ठीक होना था, तब भी आंसर आ जाना था। या यहां से मैं 4 बाहर ले लूं कॉमन, और माइनस का n और प्लस का n कट जाएगा, तब भी हो गया क्वेश्चन। दोनों तरीकों से हो सकता था। अब m की वैल्यू आ जाए तो फिर क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। देखें 2m की जगह पे उसकी वैल्यू आगे माइनस n इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमने किसकी वैल्यू पुट की है? m की। तो चलते हैं 2 2 आर, ये बन गया 4 माइनस n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू क्या आएगी?
इस माइनस के n को उधर ले जाओ, 4 में से 2 को इधर आके माइनस कर दो और n कितना आ गया, 4 में से 2 निकाल दो, यानी n भी 2 आ गया और m भी 2 आ गया। बाई चांस ऐसे हुआ है कि जरूरी नहीं है m और n दोनों बराबर ही आने हैं, यानी कि कंडीशनल, यहां कंडीशन है उसके मुताबिक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू भी निकल आई। अच्छा, अब वेरीफाई कर सकते हैं आप। अब देखें m की वैल्यू और n की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखें क्या आता है। देखें m की वैल्यू 2 पुट की, 4 2 जार 8, आगे n 2 है, 8 और 2 10, देखें वो 10 के बराबर आ गए। अब इसमें पुट करके देखें, 8 2 जार 16, 4 2, देखें n की जगह 2 पुट करके देखें, 4 2 जार 8, 16 माइनस 8 के बराबर। यानी m और n की वही वैल्यूज निकाली हैं कि अगर उनको वापस पुट भी किया जाए तो वो अपनी ऑपोजिट साइड्स क्या कर लेती हैं, इक्वल कर लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो अहेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर है कौन सा जी, 5 and 4 और 5, सॉरी। तो 4 और 5 की जानिब आते हैं। 4 और 5 दोनों एक ही तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये ऊपर मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड x फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम, इसका नाम है ABCD, और ये M एंगल है, ये आपका N एंगल है, ये आपका 75 डिग्री एंगल है, ये आपका X है, और ये आपका Y। और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड N एंड X। क्या मांगा है उसने, N एंड X। तो देखिए क्या करना है ये स्टूडेंट्स, ये वाली साइड मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। अच्छा, फाइंड एक्चुअली करना है n और x, बाकी मैंने ये y इसको m लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे साथ साथ। सिर्फ पैरेललोग्राम यहां तक है, क्वेश्चन आपका यहां तक है बस। कहता है x फाइंड करें और n फाइंड करें। देखें n तो मैंने फाइंड कर लिया भैया, कैसे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इस n का ऑपोजिट एंगल कौन है, n तो बड़े आराम से 75 डिग्री आ गया। यहां पर रीजन लिख दें, y ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मैयर। अब x आएगा तो m भी आ जाएगा, या m आएगा तो x भी आ जाएगा। अब रहेगी बात x की, x की वैल्यू कैसे निकालें। अगर x की वैल्यू के सामने इधर कोई वैल्यू दी हुई होती तो x फाइंड आउट हो जाता, जैसे n फाइंड आउट हो गए। अब x निकालने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी है, क्या करें। अब मैं अपनी सहूलत के लिए x को फाइंड आउट करने के लिए काम करने लगा हूं, क्या, मैं इस लाइन को बढ़ाता हूं आगे की तरफ। तवज्जो है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये 75 है तो ये भी वजह, हाँ एग्जैक्टली, याद आ गया आपको। वही मैंने सिखाया था कि जब एक लाइन हो और दो लाइंस पैरेलल हो तो ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखें, ये एक लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे और वो इक्वल इन मैयर होंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर ये 75 का तो ये भी 75 का होगा जी। अब ये एक कॉमन लाइन है और ये पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के एंगल सेम होंगे। अच्छा, अब ये 75 का एंगल हो गया, चले मान लिया बेटे। अब x कितना रह गया, चूंकि ये टोटल कितना है 180, स्ट्रेट एंगल है। कौन सा एंगल है, ये आपकी D बन रही है, और D में कितने एंगल होते हैं,
ये टोटल आपका 180 एंगल। 180 में से ये 75 निकल गया तो x आ गया। या यूं कर लें कि x प्लस 75 मिलके 180 हो रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, x और 75 सप्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलके 180 हो, उन एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो जनाब 75 को यहां माइनस कर लीजिए, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना रह गया? 105 डिग्री। लो जी, अगर x 105 डिग्री है तो फिर m भी 105 डिग्री होगा, क्योंकि x और m आपस में ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने n की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की भी कर ली और m की भी फाइंड कर ली है? हाँ, साथ लिख दें हम। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वही सिचुएशन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड m। ये एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में इसका नाम रखा है ए बी सी डी, ऐसे घुमा करें ए बी सी डी, उल्टना नाम रखा करें। अच्छा, इसमें देखें ये आपका क्या है? 5m + 10 ये एंगल है। उसके बाद ये एंगल कितना है? 55 डिग्री। ये एंगल आपका y है, ये आपका एंगल कितना है? 11x है। अच्छा, बाहर का एक एंगल दे दिया है 55, ये तो हमें पता है, ये 55 है तो ये भी 55 ही होगा। चलें जी, बाकी वैल्यूज निकालनी है। अच्छा बताएं, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है कि नहीं है? लिहाजा 11x को मैं 55 के इक्वल लिख सकता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी? 55/11, x की वैल्यू 5 आ गई। बी क्वाइट, x की वैल्यू 5 आ गई। लो जी, अब मुझे बताएं, अगर यहां से पहले y फाइंड करते हैं। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है? 180। अब y की वैल्यू क्या आएगी? 180 में से 55 को माइनस कर दें, कितनी आ जाएगी जी? माइनस कर दें 125 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ये 55 हो गया, ये 125, मिलके कितना हो गया? 180। लो जी, इसके बाद y भी निकल आया। अब ऑपोजिट एंगल क्या है? मतलब मैं 5m + 10 को y के इक्वल लिख सकता हूं, इसके बराबर लिख सकता हूं। जैसे इसको इसके बराबर लिखा था, इन दो ऑपोजिट एंगल को भी बराबर करूंगा। अब देखें 5m + 10, इस y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है वो मैं यहां पे पुट करता हूं। 5m, इस 10 को उठाएंगे उस तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल टू 125 में से 10 निकाल दें तो ये कितना आ गया? 115। अब m की वैल्यू क्या आएगी? 115। ये जो 5 है डिवाइड कर दें, 5 2s are 10, 5 3s are 15। m की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। सो सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। y की भी निकाल ली है, x की भी निकाल ली है, m की भी निकाल ली है। अगर m की वैल्यू हम वापस इसमें पुट करते हैं तो बेटे वही y की वैल्यू आती है। y की वैल्यू कितनी है? m की 23 है। 23 5 बार कितना होता है? 23 को 5 से ज़रब कर दो, 125 जी, 115 हो जाता है। 23 को 5 से ज़रब 115 और 115 में 10 जमा करें 125 से, y भी 125 ही है, उसके बराबर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 तक, फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हाफ इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।